बुंदेलखंड महाविद्यालय This झांसी call द्वारा is now being recorded. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के बीएड विभाग द्वारा चलाई जा रही यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए निशुल्क कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हमारे विषय विशेषज्ञ विद्वान हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट साई पीजी कॉलेज बाराबंकी हैं, वो हमारे साथ आज अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण हमें आशीर्वाद स्वरूप देंगे, बच्चों को लाभान्वित करेंगे। सर का, जैसा कि मयंक सर ने भी बताया है, सर का एक बड़ा लंबा अनुभव एजुकेशन और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में सर की बहुत पकड़ रही है। सर का बड़ा योगदान रहा है शिक्षण प्रशिक्षण में। सर का यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन के नाम से आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, उसके लिंक हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। सर को मैं बड़े भाव से बड़े सम्मान के साथ आज की कक्षाओं में आमंत्रित करता हूं, सर का सम्मान करता हूं। पूरा बुंदेलखंड महाविद्यालय का जो हमारा ये आयोजन समिति है, उसकी ओर से सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, मेरे प्रतिभागी छात्र छात्राओं की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। सर, आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन सर। आप लोगों का जो सहयोग है, जो कार्य है, ये ईश्वर आप सभी को से प्रेरणा देता रहे। चलिए आज के विषय को हम लोग प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा सबके बारे में सुनते सुनते उनको लग रहा होगा कि ये पढ़ाई पे बात हो जाए, है ना। मेरी आवाज प्रॉपर सब लोगों को शायद आ रही है जी? एक बार जरा सर, ठीक है। स्क्रीन भी दिख रही है प्रॉपरली? यस सर जी। जन विकास एवं पर्यावरण, है ना। चलिए ठीक है, चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपके जो यूजीसी नेट सिलेबस में आपकी शायद ये 9th यूनिट है। उस 9th यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, अगर सेल्फ स्टडी करनी होती है तो कुछ चीजों को हम अगर दिमाग में लाए या फिर एग्जामिनर के माइंड को अगर पढ़ने का प्रयास करें, तो सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। उस चैप्टर का जो हमारा जो शीर्षक है, अगर उस शीर्षक को थोड़ा सा पढ़ के समझने का प्रयास करें, तो उस टॉपिक में एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बना सकता है, तो वो चीज थोड़ा सा हमें उसको हम पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा यही प्रयास मैंने किया है। जो आपकी बुक्स में डेटा है, मेरा मन जो बोला कि इस चीजों को भी पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैंने साथ में जोड़ दिए। और पिछली बार शायद 2 से 3 क्वेश्चंस शायद एक ही 2 क्लास हो पाई थी और आया भी था। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक का पे क्या नाम है, इधर गोल सर्किल में देखिएगा, ऊपर छोड़ दीजिए। गोल सर्किल में लिखा हुआ है जन विकास एवं पर्यावरण। जन मतलब हम लोग अपना भौतिक, सामाजिक, शारीरिक, हर प्रकार का, आर्थिक, हर प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे। अपनी अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे कि हम अपनी ग्रोथ, अपना विकास कर रहे हैं। और अपने विकास के दौरान हम हैं कहाँ पर, हम अपने पर्यावरण के अंतर्गत रहते हुए हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि पर्यावरण क्या है भी उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जन और विकास पर बात करते हैं कि मनुष्य जब अपना विकास कर रहा है, तो जब स्व विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो स्व विकास करते करते हम इतने स्वार्थी न हो जाएं कि संपूर्ण संसार के संसाधन हम अपने लिए ही बटोर लें और किसी और के लिए कुछ न छोड़ें। ऐसा भी लोगों का मस्तिष्क रहता है, मनस रहता है, उनके चिंतन रहता है कि हाँ सारी चीजें हमें ही मिले, किसी और को कुछ न मिले। तो इस कल्पना को भी यहाँ पर रखा गया कि मनुष्य ऐसा अपना विकास करे जिससे पर्यावरण में भी पर्यावरण और हमारा जो आसपास का क्षेत्र है वह भी संतुलित रूप से बना रहे। सब कुछ हम ही न ले लें, आने वाली पीढ़ी। एक शायद आपने ऐड देखा होगा, पहले आता था, एक बच्चा अपने पिता के साथ कार में है और ट्रैफिक जाम लगा हुआ और वो
बड़े अच्छे कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा, तो पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है और कह रहा है कि पापा, मतलब ट्रैफिक जाम है और सबकी इंजन ऑन है कार के, तो वो कहता है पापा मैं बड़ा होकर साइकिल रिपेयरिंग शॉप खोलूंगा। उसके पिताजी बड़ा शौक हो जाते हैं कि अरे यार, इतने बड़े स्कूल में मैं आपको तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम बड़े होकर साइकिल रिपेयरिंग शॉप खोलोगे। तो उसने कहा कि पापा साइकिल रिपेयरिंग शॉप मैं इसलिए खोलूंगा क्योंकि जब तक मैं बड़ा होऊंगा तब तक तो ये सारे लोग, इतनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, सबने इंजन ऑन कर रखा है, तब तक तो डीजल पेट्रोल ये सारा पूरे संसार से समाप्त ही हो जाएगा, तो फिर से इंसान को साइकिल से ही चलना पड़ेगा, तो मैं फिर साइकिल रिपेयरिंग शॉप खोलूंगा। चलिए, ये एक मजाक के तौर पे था, लेकिन इस पे एक विजन था कि हम अपना, मतलब कोई भी प्रकृति का दोहन जो है इस स्तर पर करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ संभावनाएं छोड़कर जाएं, और ऐसा जो विकास था जिसमें सिर्फ हम अपने आपके डेवलपमेंट को ही फोकस नहीं कर रहे थे, हमने अपने चिंतन को इतना व्यापक किया था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ छोड़कर जाएं। ऐसे विकास को वरीयता दी जाने लगी, और पर्यावरणीय सम्मेलनों में इस शब्द को एक नाम दे दिया गया, जिसे आपने शायद पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो टर्म चल रहा है डेवलपमेंट को लेकर के, हम अपने एजुकेशन का जो शब्द है डेवलपमेंट, उससे थोड़ा सा इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और उस शब्द को कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ऐसा विकास करे कि हमेशा होता रहे, कहीं हमारी जो ये विकास की जो गाड़ी है वह कहीं जाकर के थम न जाए, तो किसी ऐसे विकास को हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। थोड़ा सा पिछली बार का जो हमारा पीडीएफ था वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखा गया था, लेकिन मैंने प्रयास ये किया कि उसी में, चूंकि समय ज़्यादा नहीं मिला, और अच्छे तरीके से पीडीएफ क्रिएट किया जाए, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बीच बीच में जो नई नई चीज़ें मिली वो मैंने आपके साथ जोड़ दी हैं, तो उसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज के समय में पर्यावरणीय दृष्टि से हम अगर विकास की बात करते हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, किसी देश का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, तो हम टर्म लेकर आए हैं, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस विकास को हमने क्या कहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये शब्द आया कहाँ से? तो इस शब्द को का सबसे पहले प्रयोग अगर कभी, अब तो आप जानते हैं कि क्या पूछ लिया जाए, कुछ भी भरोसा नहीं है। जब मैं एजुकेशन पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो जब मैंने फिलॉसफी पढ़ाई थी, इंडियन फिलॉसफी पढ़ा रहे थे, तो बौद्ध दर्शन पढ़ाया था मैंने। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में ही फिलॉसफी, बौद्ध फिलॉसफी पढ़ा दी है, द्वादश निदान के सारे चरण बता दिए हैं। उधर हमने जैन दर्शन जब पढ़ा था, तो उसमें भी हमने वो आसव और निर्जरा ऐसे करके चीज़ें बताई थी। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन फिर आप लोगों ने पेपर था देखा होगा कि उस लेवल पर भी प्रश्न आने लगे। तो हम अपने लेवल को थोड़ा सा अच्छा रखेंगे, इसलिए जहाँ से भी प्रश्न अपने टॉपिक से आ सकता है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक संस्था थी जिसका नाम है IUCN। IUCN। अब ये जो IUCN एक संस्था थी, ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, ठीक है? मैं आपको संस्थाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये एक गैर सरकारी संस्था है जिसने अपने प्रयासों से इस शब्द का प्रयोग किया था। एक रिपोर्ट इसने अपनी प्रस्तुत की थी, विश्व संरक्षण रणनीति। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि खराब करने जा रहा है, किसी का माइक ऑन है तो बंद कर लें। सस्टेनेबल, अब आगे बात करते हैं, जिस किसी का भी माइक ओपन हो कृपया बंद कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो टर्म है, इस शब्द, इस अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो बर्टलैंड महोदय हैं। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कहा जाता है। और जो ये IUCN था, इसने इस शब्द को कॉइन किया, और फिर आगे जाकर के 1987 में एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण और विकास पर एक विश्व आयोग का गठन किया गया, और उस विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में इसको परिभाषित किया और
कैसे ये काम करेगा इसकी कार्य पद्धति की भी व्याख्या प्रस्तुत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे फिर यूएनओ ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। और 87 में ये बात आई, फिर इसे काफी दिन बाद 12 वर्ष 2012 में, ये तो 15 लिखा हुआ है मैं समझ रहा हूँ, वर्ष 2012 में जब 20 वर्ष पूरे हुए थे पृथ्वी सम्मेलन के, तो वहां पर भी इसकी चर्चा हुई और इसे फिर आगे व्यापक रूप देने की बात कही गई। तो समय आया सितंबर 2015 का और संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपने हाथों में ले लिया और फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का जो सम्मेलन हुआ, उस सतत विकास के सम्मेलन में 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? तो सितंबर 2015। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाए गए? तो आपका जवाब होगा 17। जैसे आगे पिछली बार क्वेश्चन कहाँ से आया था? यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्रम आपसे लगाने के लिए कहा गया था। इतने भी 17 है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या हुआ कि ये जो सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास की जो एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसे कहा गया कि इसको हम आगे से इसे 1 जनवरी 2016 से शुरू करेंगे और इसे 2030 तक प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो यही सब बातें आगे चलती रही। आपने देखा यहाँ पर कहा गया है कि सतत विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में आयोजित हुआ था। हाँ, 2002 जरूर लिखा है, मैंने आपको 2012 भी बताया था, लेकिन 2012 में भी बात हुई थी और 10 वर्ष पूरे हुए थे जोहान्सबर्ग में, तो इसलिए वहां पर भी इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन जो ये 2015 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है वो एकदम से नहीं आया है, धीरे धीरे पीछे के सम्मेलनों में भी इस पर चर्चा होती रही। आपने देखा कि 1987 में बात हुई थी, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे इन चीजों को एडॉप्ट कर लिया गया। तो हम विकास की अभी बात कर रहे हैं, अभी पर्यावरण पर नहीं गए। इस जन माने हम लोग हैं ही हैं, तो जन का मतलब अपना है, वो बात समझ में। जो विकास शब्द है इसकी हम लोग व्याख्या कर रहे हैं कि इस विकास वाले शब्द को हम क्या पढ़ें इसमें कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो विकास में हमने किस विकास की बात की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कितने अपने गोल डिसाइड किए? तो हमने 17 गोल डिसाइड किए। ठीक है, अब इनके जो एसोसिएट गोल्स थे उनकी संख्या कितनी थी? 17 गोल्स और 169 इनके एसोसिएट टारगेट्स थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पिछली बार किसी सेट में पूछा भी गया हो, तो ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम क्या निर्धारित की गई? थीम निर्धारित की गई ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी तक विकास वाले शब्द की व्याख्या की है। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं, वो 17 गोल्स आप कृपया याद कर लीजिए। आपको यहाँ से 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप अगर पूरे यूनिट को कुछ पार्ट में डिवाइड करिए कि जो पर्यावरण का कॉन्सेप्ट है, जन विकास और पर्यावरण शब्द, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्राकृतिक आपदाएं पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपके जो सम्मेलन है उन्हें पढ़ेंगे। तो अगर इन तरीके से 4-5 पार्ट में अगर डिवाइड कर लेते हैं, तो जो पहला पार्ट है, इस पार्ट से आपको पहले पार्ट में ये सारी चीजें पढ़नी है। तो उसमें आपका यहाँ से 100% एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। तो पहला लक्ष्य क्या बताया गया? पहला लक्ष्य है आपका गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया? भुखमरी की समाप्ति। पहले गरीबी हटाओ, फिर भुखमरी। फिर तीसरा रखा गया अच्छा स्वास्थ्य। याद कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा एक बार मैं बोल दे रहा हूँ जिससे थोड़ा आपके दिमाग में चीजें पहुंच जाएंगी। लक्ष्य 4 क्या रखा गया? समावेशी शिक्षा, समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या सीधे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी कहते हैं। 5वां हमारा लैंगिक समानता। 6ठा हमारा क्या है? साफ पानी। 7वीं हमारी सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा। 8वां जो हमारा लक्ष्य है वो है अच्छा काम और आर्थिक विकास। 9वां लक्ष्य क्या है हमारा? 9th हमारा जो टारगेट है वो है उद्योग नवाचार। और 10 आपका क्या है? असमानता में कमी। 11वां है टिकाऊ शहरी एवं सामुदायिक विकास। और 12th क्या है आपका? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। और 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। एक बार पूरे 17 में पढ़ के बताता हूँ उसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार चर्चा कर लेंगे। फिर 14th आपका क्या है? पानी में जीवन। 15 है भूमि पर जीवन। 14 आपका
लक्ष्य नंबर 14 पानी में जीवन और लक्ष्य नंबर 15 भूमि पर जीवन। फिर 16 शांति एवं न्याय के लिए जो हमारे संस्थान है उनका टारगेट है हमारा, और 17 हमारा जो आखिरी टारगेट है वो सामूहिक साझेदारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए रखी गई। इसमें से जो सबसे ज्यादा 17 तो आपको क्रम याद कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 17 में कुछ जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अन्य पेपर में भी आ सकते हैं, जैसे एजुकेशन के पेपर में आपसे पूछ लिया गया कि सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत या सतत विकास के कॉन्सेप्ट में समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को किस लक्ष्य में रखा गया है। तो किस लक्ष्य में रखा गया है? 4th लक्ष्य में। ठीक है, तो मैंने पिछली बार शायद बताया था कि हम लोग कैसे याद करेंगे इसको। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा अक्सर बोलते हैं कि 4 अक्षर पढ़ लो बेटा, जीवन में काम आएंगे, 4 अक्षर पढ़ लो। तो लक्ष्य 4 किसका है? शिक्षा से संबंधित है। और 5वां क्या? लैंगिक समानता। 6ठा मैंने आपको एक टर्म ऐसे मजाक में बताया था कि एक मीम चल रहा था उस समय, कौन सा, कि शर्मा जी की फैमिली पानी में छपाक, है ना, सिंह साहब की फैमिली पानी में छपाक। तो छपाक माने 6 मतलब पानी। ठीक है, छपाक कहाँ होगा? पानी में होगा। तो साफ पानी और स्वच्छता, ये 2 इंपॉर्टेंट आपके 4th वाला और फिर 6th वाला। फिर इसमें से 13 इंपॉर्टेंट है। 13 क्यों इंपॉर्टेंट है? 12 और 13 दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बात होगी क्यों इंपॉर्टेंट है। 13 यहाँ पर क्या है? जलवायु परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। लक्ष्य नंबर 13 जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं, शायद आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि विकास शब्द के अंतर्गत हमने सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे पहले इस बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था IUCN ने किया था। इस शब्द की अवधारणा बर्टलैंड द्वारा प्रस्तुत की गई। इस कॉन्सेप्ट को हमने सितंबर 2015 में स्वीकार किया और 17 लक्ष्य निर्धारित किए, जिसे 2030 तक हमें प्राप्त करना है। इसकी हमारी जो थीम है वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके क्या समथिंग है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारे 17 लक्ष्य है। अब जरा जो तत्काल रिपोर्ट आई है वर्ष 2023 की, इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये खिचपिच हो गया है, तो उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने का प्रयास करिएगा। कि जो हमारी सतत विकास रिपोर्ट 2023 आई है, इसमें क्या कहा गया है? तो इसके अंतर्गत 20 जून 2023 को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास की रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत की गई है। ये 8th एडिशन है। कहते हैं कि वर्ष 2012 से शायद इसको हम लगातार प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत इस ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में 166 देशों को, 166 कंट्रीज को हमने शामिल किया। और इस शामिल करने के साथ साथ, ठीक है, इसको मैंने कहाँ पर लिख दिया, हमारा जो इसमें पढ़ने वाली चीज है वो यहाँ है। ठीक है, वर्ष 2012 से थोड़ा सा इसको मैनेज करिए। दिशा में सभी संयुक्त राष्ट्र देश, जहां भी पेज में जगह थी वहां मैंने इसको जोड़ दिया है। सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का वार्षिक आकलन है ये, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN द्वारा इसे वर्ष 2012 से प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसको 8th एडिशन बोल रहे हैं। तब बीच में कुछ एक आधे गैप हुए होंगे। तो इसमें हमें जानना क्या है? हमें जानना है कि जो हमारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक वर्ष 2023 में जो हमारे 166 देश थे, उस 166 कंट्रीज में हमारी सबसे पहली कंट्री जो है वो फिनलैंड है, और हमारा 166 नंबर पे कौन सा देश है? वो दक्षिण सूडान है। फिनलैंड का स्कोर 86.81 और दक्षिण सूडान का जो हमारा स्कोर है वो 38.7। अब इस 166 कंट्रीज में हमारा भारत भी है, और अपने भारत को कहाँ पर स्थान मिला है? तो हमारे भारत को 112वें नंबर पर यानी 63.45 स्कोर इसको मिला है। और अभी वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 की जो हमारी इंडेक्स है, उस इंडेक्स में 166 देशों में हमारे भारत का स्थान कितना है? 112वां स्थान। ठीक, पहले 121 था, अब उसे उसने कवर कर लिया। ठीक है, तो इतनी बात रखिएगा। यानी इसमें हुआ क्या है, मैंने क्यों कहा था आपको कि जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 आपको याद रखना है। कहा गया है कि जो ये रिपोर्ट आई है वर्ष 2023 में, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है अपना, उसने गोल नंबर 13 जलवायु परिवर्तन और लक्ष्य नंबर 12 जो हमारा संवहनीय उपयोग यानी जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन की जब आप बात कर रहे थे, तो 12 और 13 वाले लक्ष्य को हमने
प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इन 17 लक्ष्यों में से हमने 2 लक्ष्य 2023 तक आने वाला समय जो हमारा है आपका जो भी 2030 तक होगा वो बाकी लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे। अच्छा भाई, अब जो एक इसी क्रम में एक शहरी सूचकांक भी आया हुआ है, शहरी सूचकांक आया हुआ है, तो शहरों की भी सूची बनाई गई है जिसमें भारत और जर्मनी के साथ एक संयुक्त प्रयास हुआ है। गोल लिए गए थे और 46 सब गोल लिए गए थे और 36 मिल गए थे, जिसमें हमारा जो शिमला है उसे प्रथम स्थान मिला था, झारखंड में है वो, सॉरी, शिमला प्रथम स्थान मिला था। और दूसरा जो है धनबाद, फोन आ रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। शिमला को प्रथम स्थान मिला और धनबाद को, इसमें आपके 56 सिटीज को, वो कंट्री का मामला था और ये सिटीज का मामला है। ठीक है, तो 56 सिटीज में 55 जो मतलब शिमला हमारा पहले नंबर पे है और झारखंड धनबाद जो झारखंड में है उससे 56 नंबर पर रखा गया और अपने उत्तर प्रदेश का मेरठ जो है वो 55 नंबर पे है। तो ये हमने अभी तक इसके बारे में पूरा डिटेल कवर कर ली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीजों को कौन कौन सी चीजें, मतलब जो हमने डेवलपमेंट वाला शब्द था उसको पूरा हमने डिटेल में समझने का प्रयास कर लिया। ठीक है, इस पर किसी को कोई आपत्ति हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप शायद अभी पूछ लें या फिर शायद बाद में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने विकास शब्द की व्याख्या कर ली, अभी पर्यावरण तक हम लोग पहुंचे ही नहीं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा घर पे नहीं हूँ इसलिए शायद घर पे फोन आ रहा है, 1 सेकंड के लिए मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है, सॉरी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं घर पर नहीं हूँ इस वजह से मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? आप लोग सेशन में है अभी? जी यस सर, आपका स्क्रीन शेयर कर लीजिए एक बार फिर से। ठीक 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 ठीक। पीडीएफ आप लोगों को विजिबल है? हेलो, अभी सर शेयर नहीं हुआ है। तो शेयर नहीं हुआ है।
अब ठीक है? Yes, yes, it is visible now. ओके सर, ठीक है। तो हम लोग डेवलपमेंट पर अभी डिस्कशन कर रहे थे। तो हम बात अभी यही हो रही थी कि आखिर पढ़ते समय हम क्या पढ़े, ये हमें तुरंत मिल जाता है कहाँ से, हमारे सब्जेक्ट के टाइटल से। तो हमारे सब्जेक्ट के टाइटल में जो 3 वर्ड है, पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल तो हम जानते हैं कि हम सब लोग हैं, ठीक, तो उसको किनारे कर देते हैं। जो हमने डेवलपमेंट टर्म था, उस टर्म को हमने पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। शायद आप लोगों को वो बात समझ में आई होगी। ठीक है, लगे हाथ 2-3 क्वेश्चन अभी जो सिविल के एग्जाम है, लेवल आपका वही लगभग हो रहा है, और वहां पर जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैंने साथ में आपके लगाने का प्रयास किया। चलिए देख लेते हैं कि जो व्यक्ति अपना जब विकास कर रहा है, यानी प्रति व्यक्ति जो जीडीपी और उस विकास से पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए कर्व बनाया जाता है, पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य एक रिलेशन है, उसके संबंध में कर्व बनता है। उस कर्व को बोलते हैं कि कजनेट कर्व। ये पूछा जा चुका है, और ये कैसा बनता है, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड बनता है। ठीक है, तो जैसे जैसे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है, पर्यावरण क्षति धीरे धीरे इसमें घटती है। तो इस तरीके से इसे क्वेश्चन ये आया था कि पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य बनने वाले कर्व का आकार किस तरीके का होता है। तो ये किस तरीके का होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। एक और फटाफट पढ़ करके हम लोग आगे बढ़े। एक शब्द आता है आपका कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। हम अपनी बात पर ही अभी है। तो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक हमारा जो है, इस शब्द को प्रस्तुत किसने किया था, तो मॉरिस डी मॉरिस। अब आपके लिए होमवर्क बनता है कि इसी डेवलपमेंट के पार्ट में ही आपको एक शब्द, ये अपने इस जो मॉरिस डी मॉरिस द्वारा जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रस्तुत किया गया था, तो व्यक्ति का जो जीवन है, उसकी जो भौतिक गुणवत्ता है, उसका भी इंडेक्स बनाया गया है। और व्यक्ति की जो भौतिक गुणवत्ता है, उसके लिए 3 चीजों को सम्मिलित किया गया। उसकी जीवन प्रत्याशा, कितने दिन जीवित रहेगा, शिशु मृत्यु दर कितनी है इसको, और तीसरा शब्द है साक्षरता। इन तीनों को मिलाकर जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया गया, और इसको प्रस्तुत किसने किया था, मॉरिस डी मॉरिस। अब आपके लिए होमवर्क क्या बनता है, क्वेश्चन शायद हम लोग जब दे रहे थे 2018 वगैरह में, तो वहां पर शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है। ठीक, तो ये आप जरा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि राज्यों की साक्षरता और देश की साक्षरता, और वर्तमान में जो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है या घटी है, इस बात को भी थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क ये बनता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर किस राज्य की सबसे ज्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, और जीवन प्रत्याशा व्यक्ति की समय क्या है, और बढ़ी है या घटी है, इन सब चीजों को थोड़ा आपको ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो एक पार्ट हमने कवर कर लिया डेवलपमेंट का। इस पर किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार जरा आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस पर किसी को कुछ पूछना है क्या? आवाज ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो डेवलपमेंट में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिछला हमने छोड़ दिया, मिलेनियम वाला, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका 2015 में, तो इसलिए उसको मैंने आपको समझाया नहीं। ठीक, अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ा है। तो उसकी हमने आपको 17 गोल में 2-3 गोल जो है इंपॉर्टेंट है। गोल नंबर 4 वो कैसे याद होगा, वो आपको मैंने बता दिया। गोल नंबर 6 और गोल नंबर 12 और 13। ठीक, क्योंकि 12 और 13 भारत ने प्राप्त कर लिए। ओके, अब हम आते हैं अपने पर्यावरण शब्द के बारे में। ठीक, जो हमारा तीसरा शब्द है, इसी पर सारी चीजें, काफी ब्रॉड एरिया है। ठीक, क्योंकि अगर इसको शुरू कर देते हैं पढ़ना, तो वो चीजें शायद कहीं कहीं छूट जाती हैं। तो लगे हाथ उसको हमने पहले निपटा लिया। ठीक है, चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि पर्यावरण बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समय कीमती है। तो कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा फैक्ट और डेटा आपको मैं दे सकूं, वो चीजें आपके लिए जरूरी है। तो परिधन आवरण सब जानते हैं कि जिससे हम घिरे हुए हैं, तो किससे घिरे, दो चीजें ध्यान रखना है, एक है पर्यावरण और दूसरा है वायुमंडल। ठीक है, तो जब हम वायु के द्वारा घिरे हैं, तो हमारा वो वायुमंडल होगा। ठीक है, इसलिए ये हम सिर्फ नहीं कहेंगे कि हमारे तरफ जो वायु है उससे जो हम घिरे वो हमारा पर्यावरण है।
वो हमारा वायुमंडल है। ठीक, पर्यावरण में वो सारी चीजें जिनसे हम घिरे हुए हैं। ठीक, इन्वायरमेंट हमारा फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू सराउंड। ये भी कभी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, किस शब्द का है, कभी दिमाग में उस समय नहीं आता कि फ्रेंच है, ये ग्रीक है। ठीक है, इस तरीके से ये इन्वायरमेंट हमारा फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है टू सराउंड। ठीक है, चलिए, तो क्या घेरे हुए हैं हमारे चारों तरफ, क्या है? ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ऊपर से जिसमें ढक रखा है, हमारे चारों ओर जो है वो सब हमारा पर्यावरण है। ठीक, तो हमारे चारों ओर वायु भी है, जल भी है, मिट्टी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है। तो इस तरीके, और एक चीज के हम अपने घर में भी हैं। तो ये हमारा जो भौतिक चीजें हैं वो भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत, यानी कृत्रिम चीजें जो है वो भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती है। ठीक, बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। और अब की बार की जो 2024 की एनवायरमेंट डे की जो थीम है वो क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा सा टाइटल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो हमने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से की थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक, 1972 में इसे सबसे पहले 1972 में इसे शुरू किया गया था। तब से हम 5 जून को एक एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और इसी समय हमारा जो यूएनईपी है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसे भी हमने एक्सेप्ट किया था संस्था के रूप में। आपको मैं सारी संस्थाएं, अगर समय रहा तो मैं पढ़ाऊंगा, जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके बारे में। ठीक, तो पर्यावरण वह सब जो हमें चारों तरफ से घेरे है। पर्यावरण दिवस 5 जून को हमारे 2024 कब से मनाना हमने शुरू किया? 1972 से। ये स्टॉकहोम सम्मेलन भी से कहा जाता है, तब से हम इसको मनाते चले आ रहे हैं। आज जो हमारा 2024 है, इस 2024 में भी हमने 5 जून को अपना पर्यावरण दिवस मनाया। और इस पर्यावरण दिवस के दिन हमने जो थीम रखी कि अब की बार हम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे लचीलेपन पर ध्यान देंगे। और इस दिशा में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि पर्यावरण को हमने विकास के साथ कब जोड़ा, तो पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने पर्यावरण को अपने विकास के साथ जोड़ा था। और तब से इसे लेकर के हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अच्छा, चलो, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, वरना हम अगला टर्म अपना इकोलॉजी शुरू करते हैं। ये जो पर्यावरण है और उसमें स्थित हम हैं, यानी मनुष्य, क्या मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो अपने पर्यावरण, ये इन दोनों में ताकतवर कौन है? ये पर्यावरण ताकतवर है या हमारी प्रकृति ताकतवर है या हम ताकतवर है? इस विषय पर भी कई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। और मानव और पर्यावरण का जो संबंध है, इस संबंध में कुछ फैक्ट, कुछ अवधारणाएं हैं, इसको भी हम फटाफट निपटा लेते हैं, फिर आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी पर्यावरण शब्द पर हम बात कर रहे हैं। तो मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, उसके संबंध में पहली एक अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसे बोलते हैं नियतिवाद अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा, डिटर्मिनिज्म, जो कॉन्सेप्ट है, इस बात को सबसे पहले शुरू एक्सेप्ट किया गया। और ये जर्मन विचारधारा है, कहीं पर आपको ग्रीक विचारधारा भी मिलेगा। और इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो रेटजल महोदय है। नियतिवादी अवधारणा रेटजल महोदय और हम्बोल्ड और कार्ल रिटर का भी नाम मिलता है। ये जो लोग हैं ये मानते हैं कि पर्यावरण को प्रकृति के रूप में माना इन्होंने, और कहा कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान और नियंत्रक है। मनुष्य जो है वो प्रकृति के हाथों का खिलौना है। प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। हो सकता है ये सांख्य दर्शन से, आप लोगों को सांख्य दर्शन का साउंड आ रहा है ना यहाँ पर, तो सांख्य दर्शन को मानने वाले लोग रहे हैं। ठीक है, यह सिद्धांत प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। और ये मानता था कि अ, अ, अगर गर्म देश के जो लोग हैं वो आलसी होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि ये किस अवधारणा से संबंधित है। ठीक, तो पर्यावरण तय करता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, ये नियतिवादी अवधारणा है। इस अवधारणा को हम निश्चयवाद भी कहते हैं। और अगर पूछ लिया आपसे कि प्रथम पर्यावरण नियतिवादी कौन था, तो इब्न खालदून, क्या नाम है इनका? इब्न खालदून। ये अरब विचारक हैं। इन्हें
प्रथम पर्यावरण नियतिवादी कहा जाता है। प्रवर्तक रटजल को कहा जाता है। प्रथम नियतिवादी इब्न खालदून को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गर्म मौसम के लोग अक्सर आलसी होते हैं, यह किस अवधारणा से संबंधित है? तो यह निश्चयवाद या नियतिवादी अवधारणा से संबंधित है, जो ये मानती है कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है और प्रकृति के जैसी प्रकृति होगी मनुष्य का स्वभाव भी वैसा बन जाता है। ये विचारधारा काफी दिन तक रही, 1920 तक चलती रही। फिर दूसरी एक विचारधारा ने जन्म लिया कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो नेचर ही तय करेगी, मनुष्य का भी अस्तित्व है। शायद आपने एक कविता सुनी हो रामधारी सिंह दिनकर की, जो हिंदी के होंगे वो पढ़ते होंगे, मुझे वो लाइन याद नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन व्यक्ति चंद्रमा से बात कर रहा है और वो चंद्रमा की ओर कहता है कि नित बढ़ते चले आ रहे हैं हम। ऐसा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि मानव अपना जो कल्पना बनाता है और कल्पना की वजह से फिर रोता चल जाता है। ठीक, वो सारे बोल मुझे नहीं याद आ रहे, जो हिंदी वाले होंगे उनको समझ में आ गई होगी वो कविता। ठीक, तो इसमें क्या है, मनुष्य की भी अवधारणा को स्वीकार किया गया, संभववादी विचार। संभववादी जो भूगोलवेत्ता थे, पॉसिबिलिज्म की जो वहां पर बात आई है, वो भूगोलवेत्ता मानव को पर्यावरण का सक्रिय तत्व मानते हैं और कहते हैं मानव में ऐसी ताकत है कि वह अपने प्रकृति में परिवर्तन ला सकती है। और ये तो इतना ज्यादा मानते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर ली है और वो उसका हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इन संभववादी अवधारणा में संभववाद शब्द का प्रयोग करने वाले एल फैब्रे थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। वैसे किसी खास आदमी का नाम इसमें नहीं आता है संभववादी विचारधारा। ठीक, अब ये दोनों विचारधाराएं जो थी वो एक्सट्रीमिस्ट थे। एक कह रहा था प्रकृति महत्वपूर्ण है, एक कह रही थी मनुष्य महत्वपूर्ण। तो जो कह रहा था प्रकृति महत्वपूर्ण है वो नियतिवादी थी और जो कह रहा था मनुष्य महत्वपूर्ण है वो संभववादी थी। इन दोनों की विचारधारा अतिवादी जो अवधारणा थी, इनका खंडन प्रस्तुत किया गया और इसे कहा गया नव नियतिवादी अवधारणा। ग्रिफिथ टेलर, OH के स्पेट इत्यादि जो प्रकृतिवादी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा कि हम जो प्रकृति का एक पक्षीय दोहन कर रहे हैं ये बहुत बुरी बात है और बहुत लंबे समय तक हम अपनी प्रकृति का एक पक्षीय दोहन नहीं कर सकते और हम बहुत बड़े विनाश का निमंत्रण दे रहे हैं। इस संबंध में एक नीति अपनाई गई, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति को अपनाने का बात कही गई। किस अवधारणा में? नव नियतिवाद में। ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन आपसे यहाँ से बढ़िया बनेगा। तो रुको और जाओ की नीति निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अंतर्गत स्वीकार की गई? तो किस अवधारणा में? नव नियतिवादी अवधारणा में स्वीकार की गई। ठीक है, न्यू डिटर्मिनिज्म में। अब इसमें कहा गया कि प्रकृति को मनुष्य अगर जब उसका दोहन करे तो सबसे पहले प्रकृति को समझे, उसके पैटर्न को समझने का प्रयास करे, उसके बाद अपनी विकास की नीतियों का निर्धारण करे। अब आपको साउंड आ रहा होगा ना अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के शब्द का कि ऐसी भी कुछ बात हम नहीं करते हैं कि हम प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान में पहुंचाते हुए, प्रकृति का बहुत अधिक दोहन न करते हुए हम अपने विकास की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो सही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो आपका नव नियतिवादी विचारधारा से ही संबंध रखता है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने अपनी कवर कर ली। क्या बात हो गई? हमने विकास की बात आपको बता दी। विकास के साथ जब हमने दूसरी बात क्या की, पर्यावरण की बात की। पर्यावरण और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध में अवधारणाओं की बात अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो इतना हमने अभी तक कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें हमने कहा है कि हमारे जो भी चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो हमारे जो भी हमें पूरी तरीके से आवृत किए हुए हैं वो सब हमारा क्या है, हमारा पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम बहुत वर्गीकृत ना करें तो दो आधारों पर सिर्फ वर्गीकृत करें। तो हमने कहा कि जैविक घटक भी है हमारे आसपास, हमारे आसपास अजैविक घटक भी है। और जो ये घटक है या जो लोग हैं या जो तंत्र हमारे बीच है, इस पर्यावरण में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनसे खुद प्रभावित होते हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था हमारे पूरे पर्यावरण में बनी हुई है। इस बात को आगे ले जाने के लिए एक शब्द प्रस्तुत हुआ कि इसी पर्यावरण में मनुष्य रहता है, जीव जंतु जानवर पक्षी नदी तालाब ये सारी चीजें हैं।
कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या कोई एक चीज होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, या कोई एक चीज नहीं होगी उससे भी कोई फर्क पड़ेगा। तो कहीं का शायद अध्ययन था कि शायद फ्रांस से या कहीं पर, वहां के देश से मच्छरों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो जब मच्छरों को पूरे देश से समाप्त कर दिया गया और अध्ययन में ये बात सामने आई कि प्रकृति में कुछ परिवर्तन हुआ है, और वहां मतलब ये सोचिए कि प्रकृति में प्रत्येक जीव का अपना कोई ना कोई महत्व है, यानी मच्छर का भी कोई ना कोई महत्व है हमारे प्रकृति में। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो भी नेचर में उपस्थित है वो एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। ठीक है, तो चलिए हम इस जो ये जो व्यवस्था है जिसमें हम सारे जीव अपना वातावरण से प्रभावित होते हैं और आपस में भी प्रभावित होते रहते हैं, इनके संबंधों पर भी जो बॉटनी के वनस्पति विज्ञान के जो ज्ञाता थे उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया और इसके लिए एक शब्द लेकर आए और उसे कहा कि क्या नाम दिया, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ये कौन है? ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, एनवायरमेंट बायोलॉजी है, जिसमें जीव पर वातावरण का प्रभाव और जीवों में आपस में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। अब क्योंकि क्वेश्चन आता है इसलिए हमने इस धारा को यहाँ पर जोड़ लिया। हम अभी प्रकृति के साथ हैं और प्रकृति में रह रहे हैं, पर्यावरण में रह रहे हैं, तो हम बहुत सारे लोग रह रहे हैं और एक दूसरे को हम प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। तो ये जो हमारी व्यवस्था है पूरे समाज की या हमारे पूरे तंत्र की, उस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इस व्यवस्था का अध्ययन करें तो इसे नाम क्या दे दिया गया? इसे नाम दे दिया गया इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी, जिसमें जीव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और जीव आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, इस संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हैकेल महोदय के द्वारा किया गया। इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था वो ओइकोलॉजी किया था। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस और लॉजी का मतलब आप लोग जानते हैं स्टडी होता है। तो कहीं आए तो फिर समझ जाइएगा, ओइकोलॉजी का भी संबंध कंफ्यूजन हो जाती है ना माइंड में पेपर में कि हमने इकोलॉजी पढ़ा था, ये ओइकोलॉजी क्या है? तो दोनों का संबंध किससे? अर्नेस्ट हैकेल महोदय से ही है। ठीक है, चलिए भाई आगे अगर बात करें तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है थोड़ा सा? बहुत ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम से धारा प्रवाह चल रहा हूँ, बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ? नो सर। चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, चलिए ठीक। तो हम जो इस प्रकृति में रह रहे हैं तो उसमें हमारी जो ये प्रकृति में रहने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था की दृष्टि से हमने अपने 3 स्तर बनाए हैं, जहाँ पर जीव जंतु हैं और जीव जंतुओं की संख्या होगी। तो उस जीव जंतु के एक विशेष क्षेत्र में रहने के लिए उसको हम जनसंख्या कहेंगे और जनसंख्या एक अपना रिश्तेदारी बना लेगी। कोई किसी का चाचा है, कोई किसी के मामा है, कोई किसी के कुछ है, तो वो क्या बन जाएगा? वो समुदाय बन जाता है। तो जनसंख्या को हम अगर जीव जंतु की एक सिंगल यूनिट की बात करें तो वो उसे हम प्रजाति कह सकते हैं, वो हमारी बायोलॉजिकल यूनिट हो गई। अब इसी एक एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, अपने गांव में हमारे सारे लोग रहते हैं। ठीक है, उस दृष्टि से अगर बात करें तो उसको हम जनसंख्या कह देते हैं और इसी जनसंख्या में लोगों के बीच में एक सामाजिक व्यवस्था भी बन जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जनसंख्या के सामाजिक परिवेश को हम समुदाय कहते हैं। ठीक, चलिए भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो है सिर्फ मनुष्यों से ही बात करता है या मनुष्य से ही उसका कोई अंतः संबंध होता है। हम जानवरों से भी बात करते हैं, मतलब बात करने का तो कुछ भी है, मतलब हमारा जो इंटरेक्शन होता है, हम एक दूसरे को, हम जानवरों को भी प्रभावित करते हैं, उनसे भी प्रभावित होते हैं, वनस्पतियों से भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसा है नहीं कि एक बायोलॉजिकल यूनिट सिर्फ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल यूनिट से ही इंटरेक्शन करती है, वो और भी कई तंत्रों से और भी कई व्यवस्थाओं से और कई सिस्टम से भी प्रभावित होती है और प्रभावित करती है। तो जो ये हमारी इकोलॉजी थी, यानी जीव जीव का आपस में संबंध और जीव जीव का पर्यावरण के से संबंध, इस व्यवस्था को और जब व्यापक स्तर पर हमने देखना शुरू किया तो उसको हमने नाम क्या दे दिया? ये हमारा एक इकोसिस्टम बन गया। ठीक है, ये क्या देखो लिखा हुआ है, समुदाय पारिस्थितिकी है। ठीक है, कौन सा है ये? समुदाय पारिस्थितिकी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जब
हमारी जो बहुत सारी बायोलॉजिकल यानी प्रजातियां हैं, बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं, ये जो इनकी जो जनसंख्या है वो अपना आत्मनियमन समुदाय, सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है, जो एक दूसरे को प्रभावित करती है और ऊर्जा और पदार्थ का आपस में आदान प्रदान करती रहती है। तो दो प्रकार के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है। एक इकोसिस्टम को हम बोलते हैं ओपन इकोसिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं क्लोज इकोसिस्टम। अब ओपन इकोसिस्टम क्या है? ओपन इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है कि एक व्यवस्था से हम अपने घर में थे, अब हम कुछ दिन के लिए गर्म प्रदेश में थे और कुछ दिन के लिए ठंडे प्रदेश में चले गए, तो हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही जो व्यवस्था जिसमें एनिमल को मूव करने की फ्रीडम है, तो वो हमारी ओपन इकोसिस्टम कहलाती है। एनिमल मूव फ्रॉम पॉन्ड टू लैंड, ऐसी जो व्यवस्था है। और एक क्लोज इकोसिस्टम किसे कहते हैं, ये आप जान सकते हैं। क्लोज इकोसिस्टम आपका आर्टिफिशियल है, व्यवस्था है। प्रकृति ने तो पूरी तरीके से सब चीजें ओपन कर रखी हैं सबके लिए, लेकिन मनुष्य ही इन चीजों को क्या करता है, नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो क्लोज इकोसिस्टम जो है वो कौन सा, किसका उदाहरण है? एक्वेरियम और बोटल गार्डन का, जो हम बना लेते हैं ना, एक बोतल में बम्बू के पेड़ लगाते हैं वगैरह, तो वो बोटल गार्डन या जो हमारा एक्वेरियम है वो भी तो इकोसिस्टम है। कई सारी मछलियाँ, कछुए और ये सब चीजें हम उसमें डालते हैं, तो वो भी एक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो हमारा एक्वेरियम भी किसका उदाहरण हो जाएगा? क्लोज इकोसिस्टम का। और जो हमारा जहाँ पर एनिमल को मूव करने की आजादी है वो हमारी ओपन इकोसिस्टम कहलाएगी, ठीक है। अब यहीं पर एक शब्द आ गया कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ, किस जगह पर देखने को मिलता है? तो हमारा जो सागर की, हमारा ओशियन का जो हमारा इकोसिस्टम है वो सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब इस शब्द का अर्नेस्ट हैकल थे इकोलॉजी पे। अब ये कौन है? इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाओं को जब आपस में देखा तो इनका नाम है आर्थर टॉन्सले। इन्होंने 1935 में इस शब्द के बारे में काम किया और संपूर्ण जो व्यवस्था है उसे उन्होंने, मतलब जो इकोसिस्टम कहाँ कहाँ पर है, तो जल का और थल का, माने स्थलीय, इन जगहों पर जो जीव रह रहे हैं इनके बीच में आपस में जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपस में इंटरेक्शन है, उस आधार पर उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक जल में रहने वाले जीवों का आपस में होने वाली अंतःक्रिया, और जो स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं, जो लोग हैं, इंसान भी इसमें आता है, उनके बीच में भी जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं वो उस व्यवस्था का, मतलब कौन किसको खा रहा है, ठीक, ये सारी व्यवस्था है। समझ गए ना बात को? चलिए, एक और शब्द है पारिस्थितिकी निक शब्द का प्रयोग, ठीक है। इसे जोसेफ ग्रीनल्स ने किया था। कहना इनका ये था कि एक अच्छा ऐसा भी होता है कि हमारी एक सीमा है, हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो ये जो हमारा लिमिटेशन है, वो हमारी लिमिटेशन क्या कहलाती है? वो हमारी पारिस्थितिकी निके या नाइट्स भी कुछ लोग कहते हैं इसे। ये शब्द इसमें आता है, पारिस्थितिकी निक शब्द का प्रयोग इसे हम कहते हैं, जिसे प्रस्तुत किया था किसने? जोसेफ ग्रीनल्स ने। अभी मैंने आपको बताया ना कि सब कुछ खुला है, कहीं पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है। वो पारिस्थितिकी निके के अंतर्गत यही बताया जाता है कि हर व्यक्ति की एक, हर परिस्थिति की, हर इकोसिस्टम की एक अपनी लिमिटेशन है। उससे ज्यादा दूर तक वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता। इसी को पारिस्थितिकी निक या निकेत ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने चीजों को फिर से हम थोड़ा समेट रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा बात करने पर चीजें जाएंगे। हमने कहा था कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं, ठीक। इन्हीं के बीच में आपस में बायोटिक और नॉन बायोटिक, ठीक। इसी में हम अपने चर्चा को बात कर आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि अब जो हमारे आपस, हमारे जो आसपास बायोटिक फैक्टर है, जैविक फैक्टर है, जो हमें प्रभावित करते हैं, वो कौन लोग हैं? तो कहा कि भैया वो ऐसे लोग हैं जैविक पर्यावरण में, हमारे जो बायोटिक इन्वायरमेंट में, एक तो भोजन बनाता है और दूसरा भोजन करते हैं। घर में हमारी ये व्यवस्था है। तो अच्छा भाई, तो किसने कहा भाई कौन भोजन बनाता है? तुमने कहा माता जी बनाती हैं, लेकिन थोड़ा इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है। तो अब कौन है? इसमें दो शब्द आएंगे तो तीन शब्द, लेकिन यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला हमारा कौन सा है? प्रोड्यूसर यानी उत्पादन करता, और दूसरा कौन है? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो वो लोग जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं,
उन्हें हम उत्पादनकर्ता कहते हैं। और अपना भोजन बनाने में सक्षम कौन है? वो है पौधे। और पौधे कैसे बना लेते हैं? सूर्य से जो उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में आप सामान्य से इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो अकार्बनिक यौगिक है वो कार्बनिक यौगिक में दो प्रक्रिया होते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। एक अकार्बनिक यौगिक का, क्योंकि अकार्बनिक यौगिक तो हम वो फोटॉन्स के रूप में, पैकेट के रूप में सोलर एनर्जी हमें मिलती है। तो अकार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन होता है। और दूसरा, सौर ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन कहीं पूछा गया कि सूर्य द्वारा जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं। तो हम कहीं भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया छोटा सा कि सूर्य द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी या विकिरण ऊर्जा कहते हैं। वहाँ कंफ्यूजन आ जाती है एग्जाम हॉल में कि ये रेडिएंट एनर्जी है या मैग्नेटिक एनर्जी है या फिर फोटोनिक एनर्जी है। तो कुछ डिस्टर्ब मत होइए, सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा करते हैं, जिसका प्रयोग पौधे करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, और भोजन बना के तैयार कर देते हैं। खाएगा कौन? खाने वाले खाएंगे। चलो भैया, जो खाएगा उसको क्या बोलेंगे? जो भोजन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता। क्या हुआ? चलिए, इसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, जो डिपेंड होते हैं अपना भोजन, जो लोग नहीं बना पाते, और बोलता है ये अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए, अपने जो हमारी फूड की नीड है उसके उसके लिए प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं। ठीक, वो लोग जो शाकाहारी होते हैं, जो सीधे पौधे यानी प्राथमिक उपभोक्ता इन्हें कहते हैं, जो सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे प्राइमरी, इसमें मैंने नाम लिख दिया, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है इसमें, जैसे गाय शाकाहारी है, बकरी, हिरन, बंदर, बंदर भी आप ध्यान रखिएगा, हाथी, जिराफ, खरगोश, टिड्डा और चूहा। चूहा मैंने पिछली बार शायद पढ़ाया था, तो द्वितीय को उपभोक्ता में रखा है, मैंने इसलिए कट कर दिया है। और कुछ किताबों को मैंने ध्यान दिया जो सिविल वगैरह में पढ़ी जाती है, तो वहां पर चूहे को यानी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उन कंज्यूमर्स को हमने उपभोक्ताओं को हमने तीन भागों में बांटा है। एक हमने कहा शाकाहारी जीव, एक को हमने कहा मांसाहारी, और तीसरे को हमने कहा सर्वाहारी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो शाकाहारी जो जीव है उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि अभी हम जब फूड चेन पढ़ेंगे तो पिरामिड पढ़ेंगे तो वहां इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो जो सीधे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। और दूसरे मांसाहारी दो प्रकार के हैं, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। जैसे मेढक टिड्डों को खाएगा, ठीक है, चूहे को बिल्ली खा लेती है, ठीक, और जो कीट पतंगे हैं उनको छिपकलियां खाती हैं, और शाकाहारी जो मछलियां उनको मांसाहारी मछली, यानी पहले वाले को जो खाएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी वाले को जो खाएगा वो कौन हो जाएगा? वो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। जैसे सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू, ठीक, इसको तृतीय उपभोक्ता में कहते हैं। वैसे शेर को गाय भी मिलेगी तो भी खा लेगा, बकरी मिलेगी तो भी खा लेगा। ठीक है, इतनी जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने पढ़ाई के लिए और क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए ध्यान में रखेंगे। हमारे प्राथमिक उपभोक्ता वो है जो शाकाहारी है। इसमें तो दो चार नाम कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने उस पर आपको फोकस करा दिया। आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, मांसाहारी जीवों को हमने दो भागों में बांटा, द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। द्वितीय उपभोक्ता में हमने मेढक को रखा है, मांसाहारी मछली को रखा है, बिल्ली को रखा है और छिपकली को रखा है। टर्सरी कंज्यूमर में हमने सांप, भेड़िया, बाज, ये सब जितने भी बड़े हैं उन सबको हमने रखा है। ठीक है, और आपका जो सर्वाहारी है, ठीक, जो सब कुछ खा सकता है, उसमें मनुष्य को रखा गया, और इसे हम चतुर्थ उपभोक्ता या फोर्थ आपका कंज्यूमर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता एक है, प्रोड्यूसर भोजन बनाने वाला एक है, और उसे प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग। तो जो जिसको खाता है उस आधार पर हमने एक वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसमें हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और एक शब्द और आ जाता है फोर्थ। ठीक है, जो आपका कंज्यूमर है वो कौन है? सर्वाहारी, यानी जो सब कुछ खा सकते हैं, और उसमें सबसे अच्छा आदमी कौन है? मनुष्य को रखा गया है। ठीक, एक क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो मैंने नोट करके आपके लिए बीच में
एडजस्ट किया है कि कुछ जंतु जो दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके जो भोजन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब एक ने भोजन बनाया, एक ने भोजन प्राप्त किया, और जब दोनों निपट गए तो वो कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पर उपभोक्ता कई बार लिख गया है, 2 बार लिख गया। ठीक, तो ये आपके कौन है? डिकम्पोजर है। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। तो जो भी दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव जब समाप्त होंगे, ठीक, तो इन्हें डिकम्पोज में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, और इस तोड़ने का काम कौन करेंगे? उनको बोलेंगे मृत उपजीवी। मृत के ऊपर जीवन जीने वाले जो जीव है उन्हें हम मृतोपजीवी कहेंगे। उनकी श्रेणियों में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे फंगस होते हैं, और ये मृत प्राणियों या पौधों का भोजन करते हैं। इन्हें हम सैप्रोफाइट्स या रेड्यूसर भी कहते हैं, यानी मृतोपजीवी कवक। और इनके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, इन्हें प्रकृति का मेहतर या स्कैवेंजर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का स्कैवेंजर कहा गया है? तो प्रोड्यूसर को कहा गया, कंज्यूमर को कहा गया, या फिर डिकम्पोजर को कहा? तो बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी में एक छोटी सी बात जोड़ लीजिए कि खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है? वो मनुष्य है। वो कुछ भी खा सकता है, इसके ऊपर कोई नियंत्रण किसी का नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो बायोटिक जो हमारे टर्म है, बायोटिक जो फैक्टर है उनकी हमने बात कर ली, और नॉन बायोटिक जो फैक्टर है कंप्लीट करना होगा तो बताइएगा। ठीक है, नॉन बायोटिक क्लास का टाइम सर कितने बजे तक रहेगा? जी सर, आप 9 सवा 9 तक ले सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, ये टर्म खत्म कर देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन का जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमको लगा जी जी, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप चलिए। कुछ। ठीक ठीक। तो हमने भी क्या पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। बायोटिक का फैक्टर हो गया, अब हम आ जाते हैं नॉन बायोटिक फैक्टर्स पे। तो नॉन बायोटिक में कौन कौन है? जो जैविक नहीं है, जो जीव नहीं है, यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कौन कौन से आ जाते हैं? मिट्टी आ जाती है हमारी, जल आ जाता है, वायु आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है, और वायु की गैसें भी आ जाती है। वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसीलिए आपने कहा था ना, प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ था? प्रकाश संश्लेषण में इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट था उसको हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट में चेंज करने का काम किया था, और दूसरा सोलर एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में चेंज किया था। ठीक, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, यानी ये जो इसमें इनके अपघटन से संबंधित जो उत्पाद है, यूरिया, ह्यूमस, कई बार कहीं लिखा हो तो आप इसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट ही कहेंगे। मृत पौधों के कार्बनिक यौगिक और इनके अपघटन से संबंधित जो उत्पाद है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और फिजिकल कंपोनेंट में हमारी जलवायु, ताप, प्रकाश, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, चलो। तो हमारा कुछ यहाँ ये सारी चीजें हमारे बायोटिक फैक्टर और नॉन बायोटिक फैक्टर दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। तो शुरू से अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा विकास, विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने पढ़ा पर्यावरण, पर्यावरण में हमने पर्यावरण का मतलब समझा, दिवस देखा, और फिर इससे संबंधित अवधारणाओं को समझा। फिर तीसरा हम आगे बढ़े, हमने कहा पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, तो सिर्फ हम ही नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हमने कहा ये जो एक दूसरे को प्रभावित करने वाली जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमने एक नाम दिया, इसको इकोलॉजी कहते हैं। और कहा कि इस ये बहुत सारे ऐसे लोगों में होता है। इस व्यवस्था को जब हम सामुदायिक परिदृश्य से देखेंगे तो हम इसको इकोसिस्टम कहेंगे। हम जब ब्रॉड लेवल पे जाएंगे, फिर इकोसिस्टम में जब हम आगे बढ़े तो इसको थोड़ा सा हमने रोक दिया और कहा कि जो हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा है, बायोटिक और नॉन बायोटिक। तो बायोटिक कौन है? प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए और डिकम्पोजर हो गए। और हमारे नॉन बायोटिक कौन हो गए? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल कंपोनेंट। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जरा सा इसको हम लोग लगे हाथ निपटा लें। कहा गया कि कुछ जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा इकोसिस्टम है, उसमें जो हमारे प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, जो वो कौन कौन से हैं? तो जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय जो हमारा परितंत्र है, उसमें जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि आगे जब हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य पिरामिड पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज थोड़ा ध्यान में रखी जाती है। तो और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो शैवाल हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिसे आप शायद कहते हैं,
वो हमारे जलीय पर्यटन के प्राथमिक उत्पादक प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, भोजन के लिए। वन पारिस्थितिकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम जानते हैं, बड़े बड़े वृक्ष। मैं बार बार इसीलिए शब्द लिख दिया हूँ क्योंकि वहां पर वृक्ष का आपसे पूछा जाएगा पिरामिड, ठीक, घास का पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। वन का हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसमें बड़े बड़े वृक्ष, ठीक है, झाड़ियां और साकाई पतले जो हरे पौधे हैं ये भी आते हैं। और जब हम घास लैंड की या ग्रास लैंड की बात करते हैं, घास स्थल की बात करते हैं, तो जो भी विभिन्न प्रकार की घासें हैं और जो भी छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक, उन्हें भी हम घास स्थल या ग्रास लैंड के रूप में देखते हैं। और स्थल पर ही दूसरा है क्रॉप लैंड, ठीक है, जो फसलों के पौधे हैं और उन फसलों के पौधों में भी बीच बीच में कुछ खरपतवार आ जाते हैं, उन्हें भी हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए भाई, अब जो हमने ये व्यवस्था बनाई है कि कोई किसको भोजन प्राप्त, किस एनर्जी के जो ट्रांसफर की जो हमने व्यवस्था बनाई है, यही शाश्वत है। तो मनुष्य जो है, तो जब तक ऊर्जा उसके पास है तब तक वो पृथ्वी पर है, जिस दिन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए हमने ये काम करना शुरू किया था। और ये जो हमारी सर्वाइवल की जो श्रृंखला है उसकी हम अगर बात करें तो उसे हमने क्या नाम दिया है, कौन किस पर डिपेंड है, और इस डिपेंडेंसी के आधार पर हम एक पिरामिड बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर की बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। अब बात आई इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। हम एक ने किसी दूसरे को खाया, तो ये जो इससे भोज्य पदार्थों का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, इसने पौधे से एनर्जी ली थी, इसने इसको भोजन किया, इससे एनर्जी इसको मिली, तो इस तरीके से जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला, एक चेन बन जाती है। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार क्या है, खाद्य स्तर, ये क्वेश्चन आया था आपके इस बार, ठीक है, कि इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार क्या होता है। होम साइंस का पेपर मैंने देखा था, तो उसमें ये क्वेश्चन यहाँ पर था कि इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार क्या है। तो मुख्य आधार क्या है आपका, खाद्य स्तर होता है, ठीक। और कई खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या बनाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि बकरी को सिर्फ भेड़िया खाएगा, बकरी को तो शेर भी खा सकता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सांप को चूहे को सिर्फ सांप खाएगा, ठीक है, मतलब बिल्ली खाएगी, सांप भी खा सकता है। यानी इस तरीके से जो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है वो पर्टिकुलर सेट नहीं है, एक दूसरे की जो डिपेंडेंसी वो डिफरेंट भी है। यानी एक दूसरे से लोग अलग अलग तरीके से भी उन पर डिपेंड हो सकते हैं, जो कई खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर देते हैं। इन्हीं कई खाद्य श्रृंखलाओं को, कई फूड चेन को हम फूड वेब कहते हैं, जाल के रूप में बन जाता है, ठीक है। चित्रों में आपने किताब में पढ़ा होगा। अच्छा भाई, तो ये जो हमारी खाद्य श्रृंखला का जो बेसिक स्तर है, खाद्य श्रृंखला का जो हमारा मुख्य आधार है, उसे क्या नाम है, खाद्य स्तर है। अब ये जो खाद्य स्तर है, ये इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। ऊर्जा पिरामिड में हम जीव की जो स्थिति है वो इस रूप में दर्शाते हैं। ऊर्जा पिरामिड में जीव की स्थिति इस रूप में दिखाई जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है। ऊर्जा पिरामिड में जीव की स्थिति खाद्य स्तर द्वारा दिखाई जाती है, और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा में होता है, ठीक है। अब क्या है, एक होता है चारण खाद्य श्रृंखला और अपर्दक खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला का मतलब ये होता है कि इसमें कोई पक्का नहीं कौन किसको खाएगा, यानी आगे एक चेन बन जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर को एक ही व्यक्ति खाने वाला है, ठीक है। तो घास, कीड़ा, मेढक, सर्प ऐसा जो बनती है उस श्रृंखला को हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और अपर्दक आप जानते ही हैं, ये जो डिकम्पोज करते हैं मृत जीव को, सूक्ष्म जीवाणु, और ये भी जो मृतोपजीवी है वो मृतोपजीवियों का भी भक्षण करने वाले जीवाणु बनाए गए। और खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कोई किसी को कितना भी खा ले, ठीक है, लेकिन ऊर्जा का ट्रांसफर क्या होगा, सिर्फ 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, रेमंड लिटमैन द्वारा ये कॉन्सेप्ट 1942 में प्रस्तुत किया गया। अब कोई भी खाद्य श्रृंखला अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 स्तर ही हो सकते हैं, ठीक है। इसमें उत्पादक, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक तीनों आ सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें कुछ आई थी तो जो मैंने जोड़ दिया, देख लीजिए, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल, ये तो बात आ चुकी है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह, एक जो खाद्य जाल है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में,
लेकिन कई पथों से होकर गुजरता है। इसमें क्वेश्चन यार इस तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और यह कथन और कारक वाले जो प्रश्न है वो इसी तरीके से बन जाते हैं कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, परंतु इनमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशा में होते हुए भी कई मार्गों द्वारा होकर गुजरता है। ठीक है, और इनमें अनेकों जीव और उपभोक्ता और अपघटक, हाँ, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में थोड़ा अंतर है। ठीक है, इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। ठीक है, और अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें, खाद्य जाल में सिर्फ कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, कौन किसमें? खाद्य जाल में, फूड वेब में कंपोजर और डिकम्पोजर। ठीक है, कंज्यूमर सॉरी और डिकम्पोजर। और जब हम फूड चेन की बात करेंगे तो उसमें तीनों आ जाएंगे। ठीक है, यही अंतर है फूड चेन में और फूड वेब में। ठीक, अभी आपसे अंतर करने की बात कहे या निम्न में से कौन सा गलत है या क्या सही है उस पर अगर बात करें तो खाद्य श्रृंखला में तीनों आते हैं और खाद्य जाल में सिर्फ आपके कंज्यूमर और डिकम्पोजर ही आते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लास्ट लेक्चर हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं और अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक, अब एक दूसरे को जो भोजन ग्रहण करने की जो ये परंपरा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत पोषक स्तर जो बने हैं उनके बीच के जो आपस के संबंध है उनको हम कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, और यही जो पोषक स्तर है इनको इनके बीच के संबंधों को चित्रों के द्वारा दर्शाने की जो ये प्रक्रिया है उसी को हम पिरामिड कहते हैं। और इस व्यवस्था को प्रदर्शित करने का सबसे पहला विकास जो किया था वो चार्ल्स एल्टन महोदय ने किया था। काम आप करिएगा कि जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं वो एक जगह पर अलग जगह नोट जरूर कर लीजिए, जितने भी नेम्स आए हुए हैं इनके भूगोलवेत्ताओं के। ठीक, क्योंकि बहुत सारे नाम जब हो जाते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। आप सारे नाम एक जगह लिखिए और सबका चिंतन करिए कि ये व्यक्ति कहाँ से संबंधित था, ये व्यक्ति कहाँ से संबंधित था। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसको किसने दिया? चार्ल्स एल्टन महोदय ने। ठीक, और ये पिरामिड जो है वो 3 तरीके से बनाया जाता है। ठीक, पहला कैसे बनता है? जीव कितने किसी व्यवस्था में जो हमारे जीव हैं उनकी संख्या कितनी है। दूसरा हम बनाते हैं कि किसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो जीव है, ठीक है, उनका भार कितना है, मास कितना है। ठीक है, कितने मोटे तगड़े हैं, समझने का प्रयास करना। ठीक है, एक व्यवस्था में लोग किस पर कितने ज्यादा लोग कितने आश्रित हैं वो संख्या, और दूसरा कितना खा पी के मोटे हो गए हैं, या सीधे कह दो कि कौन किसका मास ज्यादा है। ठीक है, और तीसरा जो है वो ऊर्जा का। ठीक है, तो पहला जो जीव संख्या के आधार पर हम बनाते हैं वो 2 जगह का बनाते हैं। एक हमारा बनता है ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। ठीक है, घास स्थलीय और फसल दोनों धरती पर ही है ना। ठीक, तो ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड का जो हम जीव संख्या के आधार पर और पेड़ का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे हमारा जो भी पिरामिड बनेगा उसके सबसे नीचे जो हम रखेंगे वो किसको रखेंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर को रखेंगे, और उस आधार पर हम अपना पिरामिड बनाएंगे। तो हमने कहा जो घास का मैदान है इसमें जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। खूब सारे पेड़ पौधे घास है, जितना खाओ चलो, ठीक है, खत्म होने वाली नहीं है। उस पर जो आश्रित है उनके ऊपर जो आश्रित है, तरीके से ये श्रृंखला बन जाती है। तो घास स्थल या फसल स्थल का जो हमारा जीव संख्या पिरामिड है वो सदैव कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है, ध्यान रखिएगा, अपवर्ड पिरामिड। ठीक, और संख्या की बात हो रही है, और हम अगर बात करें कि हमारे एक ट्री का जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो पेड़ बेचारा एक है, उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे, मतलब उस पर बहुत सारी कह सकते हो पत्तियां हैं, फल हैं। ठीक है, उन पर भी बहुत सारे आश्रित जो पेड़ के साथ में बहुत सारी और झाड़ियां बन जाती हैं। ठीक है, उनको कुछ सब बोलते मैं ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो और उनके ऊपर पशु पक्षियां, ठीक है, तमाम सारे जो है वो बहुत 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 ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो पेड़ का पारिस्थितिक जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। ठीक है, वो केला है और बाकी की संख्या क्या होती है? बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ठीक, तो वो पेड़ का पारिस्थितिकी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और घास स्थल का पारिस्थितिकी जीव संख्या के आधार पर सीधा बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ जीव मास के आधार पर या बायोमास के आधार पर। तो वन या घास का जो बायोमास है, ठीक है, उसके आधार पर कहा गया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे, घास और ट्रीज।
उसके बाद छोटे जानवर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर आप कह दो कि हाथी तो बहुत ताकत, बहुत वजनदार होता है, ठीक, उसको आपने नीचे को रखा। तो हाथी से भी ताकतवर बहुत सारे वजनदार पेड़ भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हुआ था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ट्रीज भी इसलिए मैंने घास के साथ करी कि सर घास कितनी वजनदार होती है, ठीक है। तो ट्रीज भी आ गई ना भाई साहब। ट्रीज हमारी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो ट्री तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से धीरे धीरे बायोमास क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक। तो जीव भार का, घास स्तर का या वन का जो जीव भार पिरामिड है वो सीधा बनेगा। कंफ्यूजन होगी, बना लेना, ठीक। और हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर को कहाँ रखना, नीचे रखना, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो तालाब का जीव भार, ठीक है। तो तालाब में जो हमारे, हमने क्या बताया था आपको कि जलीय पारितंत्र का जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो क्या है, वो छोटे छोटे हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स या कवक शैवाल फंजाई, ये जो है ना, ये इसी को खाती रहती हैं मछलियां। तो ये बेचारे कितने, वहां तो कोई बड़ा पेड़ तो है नहीं पानी के अंदर, ठीक है, बरगद हो तो, और वेल मछली, तमाम बहुत बड़ी मछलियां होती हैं, ठीक। तो बायोमास धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए जल का जो बायोमास है पिरामिड, या तालाब का जो बायोमास पिरामिड है, वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। घास का सीधा और जल का उल्टा, प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा नीचे, ध्यान रखना। और इसी के साथ में अगर हम बात करें ऊर्जा का पिरामिड, तीसरा हमने बनाया ना, जीव संख्या, जीव भार, और तीसरा ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। हमने बात किया कि प्रोड्यूसर हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, या आगे जो भी श्रृंखला 5 स्तर तक की बनाते हैं, उन सब में ऊर्जा का ट्रांसफर सिर्फ 10% ही होता है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई। इसी के साथ में एक टर्म आ जाता है, इसको पढ़ करके बात को आज की खत्म करते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर मैंने आपके लिए पोल्यूशन क्रिएट कर रखा है, समय मिलेगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी पदचिन्ह, ये क्या होता है, ये कहा गया कि ये विलियम रीस और मैथियास वॉकरनेगल, एक कनाडा के पर्यावरणविद थे, उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। और ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक स्केल है, ये जो मापन करती है, वो क्या मापन करती है कि मानव ने पृथ्वी की कितनी वहन क्षमता का उपभोग कर लिया है। ये मनुष्य के पदचिन्ह लगभग 5 पॉइंट पर इसकी जो 5 उंगलियां है ना हमारे पैर में, तो इस आधार पर ये मनुष्य ने पृथ्वी या प्रकृति की कितनी ज्यादा से ज्यादा वहन क्षमता का उपभोग कर लिया है, उस मेजरमेंट को हमने क्या नाम दिया है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा है। और इस व्यवस्था को प्रस्तुत करने का काम कनाडा के पर्यावरणविद विलियम रीस और मैथियास वॉकर नेगल ने प्रस्तुत किया। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उसको मैं समराइज कर दूं तो, सबसे पहले जन विकास और पर्यावरण में हमने विकास की व्यवस्था को पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, हमने पर्यावरण के अर्थ, दिवस, अवधारणाओं को समझा, उस पर चर्चा की। पर्यावरण की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, अपने आप को सम्मिलित करते हुए, जीवों की व्यवस्थाओं और अंतर संबंधों को व्यवस्थित करते हुए हमने इकोलॉजी कहा, हमने इकोसिस्टम कहा। और उस इकोलॉजी और इकोसिस्टम में लोग एक दूसरे पर कैसे आश्रित होते हैं और कैसे व्यवस्थाओं के तहत कुछ श्रृंखलाओं का, कुछ वेब का निर्माण कर लेते हैं, उसकी भी बात हम लोगों ने करी। और इन व्यवस्थाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यानी जीवों की पोषक स्तर की आपस में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को चित्रों के माध्यम से चीजें हमें आसानी से समझ में आती है, उस व्यवस्था से प्रस्तुत करने का काम हमने इकोलॉजिकल पिरामिड के द्वारा पढ़ा। और आखिरी में हम लोगों ने जिसे जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अंत में हमने कहा कि हमने जो अपने पर्यावरण के दोहन को कितना ज्यादा से ज्यादा कर चुके हैं, इसकी जो एक मेजरमेंट को स्केल बन जाए, उसको हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के नाम से विलियम रीस और मैथियास वॉकरनेगल के द्वारा प्रस्तुत की। इतना आज हम लोगों ने पढ़ लिया। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना लेक्चर पर्याप्त होगा। आगे की क्लास में मैं आपको पर्यावरण या पोल्यूशन से संबंधित टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो रॉबिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ आज जुड़ने का अवसर मिला। चीजें आप लोगों को हो सकता है शायद समझ में आई हो। मैंने प्रयास किया था कि जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हाँ, आप लोग पूछ सकते हैं।
जी सर, सर ने बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही सहज रूप में अपना लेक्चर लिया है और सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो बड़े अच्छे से क्लियर हुए हैं सर। मैं खुद आपकी कक्षा में पूरे समय बना रहा हूँ। मुझे लगता है यूनिट नंबर 9 आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पर एक बड़ी सारगर्भित सर की क्लास रही है और सर ने छोटे से लेके बड़े जो कंसेप्ट हैं सभी को क्लियर किया है। डेवलपमेंट, एसडीजी गोल्स, इकोलॉजी, फूड चेन वगैरह सर ने बड़े अच्छे से यहाँ डिस्कस किया है। तो मैं अब सभी प्रतिभागियों और अपनी जो आयोजन हमारी टीम है उसकी ओर से सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने हमें अपने बहुमूल्य समय में से, बड़े व्यस्त रहते हैं सर, और हमारा आग्रह स्वीकार करके सर ने हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप ये लेक्चर लिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। और सर से आगे आग्रह करूंगा कि इस यूनिट में सर अगर हो सकता हो तो एक बार पुनः आप अपने समय में से थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालेंगे। ये मेरा आपसे विनती रहेगा। सर का प्रयास करूंगा सर कि जी 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 प्रयास थैंक यू करूंगा सर। सर कि जो आगे के लेक्चर हैं पॉइंट है उसमें से कुछ चीजें जो कवर हो जाएंगी वो मैं आपको, चूंकि शायद आप लोग का पेपर भी आने वाला है, तो जो चीजें बिल्कुल कवर हो पाएंगी वो मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक है, सर, आपका पूरा लेक्चर धन्यवाद। एग्जाम ओरिएंटेड रहा, कम्प्रिहेंसिव रहा, निश्चित रूप से बड़ा लाभान्वित करने वाला होगा सर। अगर हो सकेगा तो आप अपने जो पीडीएफ है वो भी शायद शेयर कर पाएं, तो मैं आपसे नहीं नहीं आग्रह करूंगा। शेयर हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि जी, शायद पूरा बना, मतलब एक बार लेक्चर बिल्कुल जितने भी टॉपिक है वो कवर हो जाए, फिर आपको शेयर कर दूं, या फिर जितना जी कहिए आज का जी लेक्चर है वो आज को मैं शेयर कर सकता हूँ। जी जैसा आप जी जी बोलिएगा जी मैं उस हिसाब से आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। पुनः मैं सर का आभार व्यक्त थैंक यू करते सर। हुए सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग क्लास में बने रहे। और आज की क्लास हम यहीं धन्यवाद, समाप्त करेंगे। सर से पुनः भेंट होगी। सर नमस्कार, आभार सभी को। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत गुड नाइट। धन्यवाद, Thank you सबको so गुड बहुत much. बहुत नाइट। धन्यवाद। आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।